आती है तो फिर ये जो अपेंडिक्स होती है ये काम क्या करती है, किस में होती है ये अपेंडिक्स? हमारे में भी है, जंतु जानवरों में भी अपेंडिक्स होगी कि नहीं होगी? अब देखो इस अपेंडिक्स का काम होता है कि ये अपेंडिक्स जो है, ये अपेंडिक्स किसका पाचन करती है? तो जो क्या है कि सीधा घास फूस वनस्पति को जो खाता है, जो जीव सीधा घास फूस वनस्पति को जो खाता है, उस वनस्पति में क्या होता है? तो उसमें होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। और इस सेल्यूलोज का जो पाचन जो होता है, इस सेल्यूलोज का पाचन का जो काम है वो कौन करती है? अपेंडिक्स। अब जानवर जो होते हैं, पशु जीव जंतु है, ठीक है ना, एनिमल जो है, जंतु जो है, वो सीधा वनस्पति का सेवन करते हैं, घास फूस खाते हैं कि नहीं खाते? तो घास फूस खाते हैं तो उनके शरीर में उसका पाचन करने का काम कौन करेगी? अपेंडिक्स करेगी। कि सेलुलोज है वो घास फूस पत्तियों में होता है कि नहीं होता? तो उसका वो पाचन करेगी। तो उनमें तो ये क्या हो गया, एक सक्रिय अंग हो गया। लेकिन आप कभी ना घास फूस खाते हो? नहीं खाते अपन तो घास फूस। और घास फूस नहीं खाते तो मतलब डायरेक्ट सेलुलोज नहीं ले रहे आप। तो हमारे शरीर में सेलुलोज के पाचन की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। तो हमारे शरीर में इसके पाचन की आवश्यकता नहीं है, तो अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं बचा है। और कोई काम नहीं बचा है तो अपेंडिक्स एक तरह का कैसा अंग हो गया? अवशेषी अंग हो गया। इसके अलावा मैं बोलूं कि अपेंडिक्स के अलावा हमारे शरीर में और कौन सा अंग है जिसे आप अवशेषी अंग कह सकते हो? तो जो अक्कल दाढ़ जो होती है, मैंने बताया था ना अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हो आप, कि ऊपर भी कितनी होती है? 6। 3 इस तरफ 3 इस नीचे भी 3 इस तरफ 3। 6 क्या होती हैं? दाढ़। उन 6 में से सबसे लास्ट वाली, उन 6 में से सबसे लास्ट वाली दाढ़ को हम क्या बोलते हैं? अक्कल दाढ़। कि टोटल 12 है ना, उन 12 में से 4 जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अक्कल दाढ़। अब वो दाढ़ कब आती है? किशोरावस्था के बाद आती है कि नहीं आती? तो किशोर अवस्था से पहले तो वो है ही नहीं, फिर भी उनकी जगह जो दूसरी दाढ़ है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही? तो अगर वो अक्कल दाढ़ नहीं भी आए तो भी हमारा काम क्या हो सकता है? चल सकता है। इसलिए अक्कल दाढ़ को भी हम हमारे शरीर का क्या कहते हैं? अवशेषी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी दांत। अगर पूछ ले आपको कि अवशेषी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 4। सबसे लास्ट वाली जो दाढ़ है, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल दाढ़ कितनी है? 12। 6 ऊपर 6 नीचे, लेकिन उनमें सबसे लास्ट वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं अक्कल दाढ़ बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो हमारे शरीर का अपेंडिक्स क्या होती है? अवशेषी। अब ये अवशेषी है, कोई काम का नहीं है। तभी तो क्या होता है, कई बार किसी को अपेंडिक्स का दर्द होता है तो डॉक्टर उसको क्या कर देता है? शरीर से अलग कर देता है, हटा देता है। क्यों हटा देता है? क्योंकि उसको पता है इसका कोई काम ही नहीं है, तो उसको क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। आई कि नहीं आई ये बात समझ में? अब देखो इसके बाद क्या होता है, कौन सा भाग है? कोलोन भाग। कौन सा भाग है? कोलोन भाग। इस कोलोन भाग में होता क्या है कि जो कोलोन जो भाग है, इस कोलोन भाग में एक जीवाणु होता है। कि हमारी जो बड़ी आंत जो है, और इस बड़ी आंत का कौन सा भाग? कोलोन भाग। कोलोन भाग कौन सा होता है? पहला, लास्ट का या बीच का? बीच का। तो ये जो कोलोन जो भाग होता है, इस कोलोन भाग में एक क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई। क्या नाम है? ई कोलाई। अगर पूरा नाम बोले तो इस्चीरियाई कोलाई। ये क्या है? एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। अब कई बार माइंड में ये आता है कि जीवाणु है, इसका मतलब ये तो हमारे शरीर के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। लेकिन सभी जीवाणु हमारे लिए क्या नहीं होते? हानिकारक नहीं होते, लाभदायक जीवाणु भी होते हैं। सभी जो क्या होते हैं? विषाणु होते हैं, वो क्या नहीं होते? हानिकारक नहीं होते। क्या नहीं होते? हानिकारक। तो ये जो विषाणु, ये जो जीवाणु जो है, ये जीवाणु क्या काम करता है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या फिर क्या है? लाभदायक है। तो ये जो जीवाणु है ये हमारे शरीर के लिए क्या है? लाभदायक है। क्या है? लाभदायक है। कैसे लाभदायक है? कि सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो क्या होता है, ई कोलाई जो जीवाणु होता है, ये क्या करेगा कि कोलोन भाग के पास क्या आया है? अपशिष्ट। क्या आया है? अपशिष्ट। ये जो कोलोन जो भाग था, उस कोलोन भाग के क्या पास क्या आया है? अपशिष्ट आया है कि नहीं आया? इस अपशिष्ट में क्या था? जल था, जल विलय, विटामिन थी। इसके अलावा इसमें क्या थे? खनिज थे। इनका तो क्या हो गया? अवशोषण हो गया। अब ये केवल किसके रूप में बच गया? मल के रूप में बच गया। किसके रूप में बच गया?
मल के रूप में। तो ये इकोलाई जीवाणु क्या करता है, इससे अपशिष्ट से क्या प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। फिर कि अपना भोजन प्राप्त कर रहा है तो ये अपना एहसान नहीं रखना चाहता। दो एहसान है अपने इसके ऊपर। दो एहसान क्या है कि एक तो इसको रहने के लिए हमने क्या दे रखी है, जगह दे रखी है। क्या दे रखी है, जगह दे रखी है। दूसरा कि ये जो अपशिष्ट है, इस अपशिष्ट से क्या प्राप्त करेगा, अपना भोजन प्राप्त करेगा। क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन इसके बदले में हमारे शरीर के लिए कोई ना कोई क्या करेगा, कार्य करेगा। और क्या काम करेगा कि इसके बदले में क्या करता है कि ये इकोलाई जो जीवाणु होता है, ये इकोलाई क्या करता है, विटामिन B12 और विटामिन के का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, विटामिन B12 और विटामिन के का क्या करता है, निर्माण करता है। मतलब समझ में आया कि नहीं आया कि हमारे शरीर की जो बड़ी आंत है, उस बड़ी आंत के कोलोन भाग में कौन सा जीवाणु रहता है, इकोलाई जीवाणु रहता है। इकोलाई जीवाणु जो है, ये इकोलाई जीवाणु हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है, तो हमारे शरीर में विटामिन B12 और विटामिन के का क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखो बहुत अच्छी बात है, सुनना। होता क्या है कि मैं बोलूं कि ये इकोलाई जीवाणु है, ये हमारे साथ साथ अपना टाइम पास कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपना जीवन यापन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरी बात कि इसके लिए हम लाभदायक हैं कि नहीं है, अपन भी इसके लिए लाभदायक हैं। इसको रहने के लिए जगह दे रखी है, इसको क्या दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। लेकिन उसके बदले में ये भी क्या कर रहा है, हमें विटामिन B12 और विटामिन क्या दे रहा है, के दे रहा है। मतलब हम इसके लिए क्या हो गए, उपयोगी। ये हमारे लिए क्या हो गया, उपयोगी हो गया। क्या हो गया, उपयोगी। और इस संबंध को हम क्या कह सकते हैं कि दो जीव साथ साथ रह रहे हैं और वो एक दूसरे के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। उस संबंध को हम कहते हैं सहजीवन संबंध। क्या कहते हैं, सहजीवन संबंध। और ये जो सहजीवन संबंध है, जिन जीवों से बना है, वो क्या कहलाएंगे, सहजीवी कहलाएंगे। मतलब कि इसके लिए हम सहजीवी हो गए, ये हमारे लिए क्या हो गया, सहजीवी हो गया। क्या हो गया, सहजीवी। तो हमारा यानी कि मानव जो है, मानव का जो सहजीवी होता है वो कौन होता है, इकोलाई जीवाणु होता है। क्या होता है, इकोलाई जीवाणु। या ऐसे बोल दो कि ये मानव के साथ कैसा संबंध बनाता है, सहजीवन संबंध बनाता है। क्या बनाता है, सहजीवन संबंध। और इसी सहजीवन संबंध को हम क्या कह सकते हैं, तो इसी सहजीवन संबंध को हम पति पत्नी संबंध कह सकते हैं, या मास्टर स्लेव रिलेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मास्टर स्लेव रिलेशन। अब पति पत्नी संबंध का मतलब तो आप आराम से समझ गए होंगे कि दो अलग अलग जीव हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, और एक दूसरे के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। और एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाता है, सहजीवन संबंध कहलाता है। और आपस में एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं, वो सहजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सहजीवी। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो एक बार इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लो, बाकी मैं इसको बोल के लिखाऊंगा, क्योंकि बोल के लिखाऊंगा थोड़ा ठीक से याद रहेगा आपको। मानव के लिए अवशेषिंग है, सेल्यूलोज का पाचन किसमें करता है, जंतुओं में। लिखते जाओ, बाकी बताते भी जाओ, ठीक है ना। किसी को याद है वो बताएगा, आंसर देगा। इलियम भाग तथा बड़ी आंत का, बड़ी आंत का छिक्कम भाग, इलियम भाग तथा बड़ी आंत का सिक्किम भाग जिस स्थान पर, जिस स्थान पर जुड़ते हैं वहां इलियोसिकल वाल्व, वहां इलियोसिकल वाल्व होता है।
इलियोसिकल वाल्व होता है। हो गया? सभी ने लिख लिया इलियोसिकल वाल्व। लिखो, मानव शरीर के बड़ी आंत के, मानव शरीर के बड़ी आंत के कोलोन भाग में, कोलोन भाग में ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु होता है, जो जो मानव का सहजीवी सिम्बायोटिक, सहजीवी कहलाता है, जो मानव का सहजीवी कहलाता है। नोट लगा के लिखो। दो जीव, नोट लगा के लिखो, दो जीव एक साथ रहकर जीवन यापन करते हैं। दो जीव एक साथ रहकर जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, या उपयोगी होते हैं, सिद्ध को छोड़ दो, उपयोगी होते हैं, सहजीवी कहलाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। तथा दोनों के मध्य यह संबंध सहजीवन संबंध कहलाता है। सिम्बायोटिक रिलेशन सहजीवन संबंध कहलाता है। नीचे लिखो नई लाइन से, इस संबंध को पति पत्नी संबंध कोष्टक में लिखना, मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहा जाता है। मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहा जाता है। और ये बना लो डायग्राम। तीर का निशान सही लगाना समझ गए होगे कि देखो कि मानव है, ठीक है, तो इस मानव से इसको क्या प्राप्त हो रहा है? आवास, और आवास का मतलब रहने के लिए जगह, भोजन। इसके बदले में इकोलाई जीवाणु से हमें क्या मिल रहा है? विटामिन B12 और विटामिन के मिल रहा है। पति पत्नी संबंध का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि दोनों क्या हैं? साथ साथ रहेंगे।
अगला लिखो मल का भूरा रंग। मल का भूरा रंग, जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ था उसके अंदर ये थे कि नहीं थे? जल, खनिज, लवण, विटामिन थे कि नहीं थे? लेकिन जैसे ही इनका अवशोषण हो गया उसके बाद में उस अपशिष्ट को आप क्या कह दोगे? मल कह दोगे। और मल का जो भूरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो अरे नहीं, वर्ण के कारण होता है, स्ट्रकोबाल्मिन वर्ण के कारण। तो लिख लो मल का भूरा रंग, मल का भूरा रंग स्ट्रकोबाल्मिन वर्णक के कारण होता है। जैसे आप बोलते हो ना कि मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। वैसे ही मल का भूरा रंग किसके कारण होता है? स्ट्रकोबाल्मिन वर्ण के कारण होता है। दो चार बातें यहां पर लीवर की भी लिख लो। किसकी लिख लो? लीवर की। लिखो यकृत, ऐसे स्टार के लिख लो यकृत। कोष्टक में क्या लिखोगे? लीवर। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? लीवर। अपनी भाषा में क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? जिगर, मेरे जिगर के छल्ले, या कलेजा। जिगर भी किसको बोलते हो आप? लीवर को। कलेजा भी किसको बोलते हो? लीवर को बोलते हो। ठीक है ना, याद रखना। अब देखो, सब पहली बात तो ये आती है कि हमारे शरीर में लीवर कितने होते हैं? कितने होते हैं? एक होता है। लीवर कितना होता है? एक। किडनी दो होती है, फेफड़े दो होते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो लिखो लीवर में लिखना ऐसे शॉर्ट में लिखो संख्या एक, संख्या एक। और लिख देना दाई तरफ, जो आपने उदर गुहा जो है, उदर गुहा का मतलब जानते हो ना, ये पेट वाला एब्डोमिनल कैनाल। हाँ, दाई तरफ। हाँ, दाई तरफ। संख्या एक, दाई तरफ लिखो वजन। वजन 1.5 से 2 किलो, 1.5 से 2 किलो। डेढ़ से 2 किलो। लीवर हमारे शरीर का अंग है कि नहीं है? अंग है। ठीक है, अंग तो है। तो अंगों का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से। किससे होता है? कोशिकाओं से। लीवर का निर्माण करने जाता है। तो लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे ही लिख लो शॉर्ट, जैसे लिखा है ना वजन, है ना, नीचे लिख लो कोशिका। और लीवर की जो कोशिका है वो क्या कहलाती हैं? हेपेटोसाइट कहलाती है। क्या कहलाती हैं? हेपेटोसाइट। कि लीवर की जो कोशिकाएं हैं उनको क्या कहोगे? हेपेटोसाइट कहोगे। लिखो कार्य, कार्य। अब दो चार बातें तो बताई हुई है, ठीक है ना, उनको रिपीट करूंगा। लिखो हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण। हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण हमारे ब्लड में होती है एक प्रोटीन हिपेरिन, जो हमारे शरीर में ब्लड को जमने से, ब्लड में ये प्रोटीन नहीं है तो ब्लड क्या हो जाए? कहीं पे भी जमा हो सकता है। ठीक है, तो लिखो हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? होता है। किस में होता है? लीवर में होता है। फिर लिखो दूसरा काम, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में होता है, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था के समय रक्त का निर्माण, भ्रूण अवस्था के समय रक्त का निर्माण भी कहाँ होगा? लीवर में होगा। और अगर वैसे आपको पूछे कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो कहाँ बताओगे? रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा जो होता है हड्डियों के बीच में होता है, बोन मैरो जिसको बोलते हैं। एक येलो होता है, एक रेड होता है। तो रेड बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण।
लेकिन बच्चा जो है उसके शरीर में बड़ी हड्डियां तो है ही नहीं, और बड़ी हड्डियां भी नहीं है, तो क्या नहीं होगा, बोन मैरो भी नहीं होगा, तो फिर ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, तो लीवर में होगा। किस में होगा, लीवर में। आगे लिखो, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया कोष्टक में लिखना, क्या होती है ग्लाइकोजेनेसिस। भोजन का पाचन हुआ है, तो भोजन किस रूप में है, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में है, ग्लूकोज के रूप में है। अब ये थोड़ी ना है कि ग्लूकोज के रूप में आया आते ही वो आपको एनर्जी देगा, नहीं, पहले वो क्या होगा, स्टोर होगा। क्या होगा, स्टोर। और वो स्टोर होता है कहाँ होता है, लीवर में। लीवर में किस रूप में, तो ग्लूकोज जो है वो किस रूप में, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है। तो ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का किस में बदलना, ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, लीवर में होती है। किस में होती है, लीवर में। तो लिख लिया ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया, कोष्टक में लिखो, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण। अब जब ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता। तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो अंगों में कौन सी प्रक्रिया होगी, श्वसन की प्रक्रिया। और श्वसन की प्रक्रिया के लिए कौन आवश्यक होता है, क्योंकि एनर्जी देने का काम कौन करेगा, ग्लूकोज करेगा कि नहीं करेगा। तो अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस रूप में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित है कि नहीं है, और अब आवश्यकता पड़ने पर ये ग्लाइकोजन पुनः किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। और ये प्रक्रिया भी कहाँ होगी, लीवर में होगी। किस में होगी, लीवर में। जिसको क्या बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है कि जो ग्लाइकोजन जो होता है, ये ग्लाइकोजन पुनः किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो लिखो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया, ये भी कहाँ होती है, लीवर में होती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया। कोष्टक में लिखना, ग्लाइकोजन से पुनः, ग्लाइकोजन से पुनः ग्लूकोज का निर्माण, ग्लाइकोजन से पुनः ग्लूकोज का निर्माण। लिख लिया। देखो अब क्या होता है, आप भोजन खाते हो, ठीक है, आप भोजन खाते हो तो भोजन का पाचन भी होगा, ठीक है। और जो हमारे शरीर को एनर्जी देगा वो किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में क्या हो जाएगा, संग्रहित भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संग्रहित। लेकिन भोजन का पाचन होता है तो उससे क्या होता है कि कई नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का भी क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनमें अमोनिया हो सकता है, क्या हो सकता है, अमोनिया। कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के रूप में अमोनिया का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के लिए सर्वाधिक क्या होता है, हानिकारक होता है। सर्वाधिक हानिकारक होता है तो इस अमोनिया को हम हमारे शरीर में स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अगर स्टोर हो जाएगा तो कोई ना कोई क्या पहुंचाएगा, नुकसान। क्या पहुंचाएगा, नुकसान। अब देखो कि इस अमोनिया को हम तुरंत डायरेक्ट शरीर से बाहर, जो अमोनिया जो है ये अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये अमोनिया यूरिया में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और यूरिया जो होता है वो कम क्या होता है, विषाक्त होता है, जिसको हम कुछ समय तक हमारे शरीर में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर उसको यूरिन के साथ, यूरिन का मतलब मूत्र के साथ शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर।
तो ये जो नाइट्रोजन युक्त जो अमोनिया है, ये अमोनिया है, इस अमोनिया से किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं यूरिया चक्कर। क्या कहते हैं? यूरिया चक्कर। तो यूरिया चक्कर की प्रक्रिया भी कहाँ संपन्न होती है? लीवर में होती है। किस में होती है? लीवर में। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यूरिया चक्कर द्वारा, इसमें यूरिया चक्कर द्वारा, यूरिया, इसमें यूरिया चक्कर द्वारा अमोनिया को किसमें बदला जाता है? यूरिया में बदला जाता है। अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। अब ये पूछ ले कि अमोनिया से यूरिया निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या बताओगे? अमोनिया से यूरिया निर्माण की प्रक्रिया यूरिया चक्कर कहलाओगे। इसी यूरिया चक्कर को हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्निथीन चक्कर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑर्निथीन चक्कर। यूरिया चक्कर का दूसरा नाम क्या है? ऑर्निथीन चक्कर है। तो यूरिया चक्कर की प्रक्रिया भी कहाँ संपन्न होती है? लीवर में होती है। किस में होती है? लीवर में होती है। मैं बोलूं आपको कि पितरस का निर्माण कहाँ होता है? बताई हुई बात है, लीवर में ही होता है। बताया था कल परसों कि पितरस जो होता है, उस पितरस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। लेकिन इसका संग्रहण कहाँ होता है? पितरस का संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, गोल ब्लैडर में होता है। वही बात हो रही है कि घर जाते हो इसको समेट के ऐसा कैसा रखते हो, ठीक है ना, बाकी उठा के वापस ले आते हो, है ना। हाँ, तो लिखो पितरस का निर्माण, पितरस का निर्माण शॉर्ट में लिखते जाओ, पितरस का निर्माण। ये सारे किसके काम हैं? लीवर के। लीवर में क्या क्या काम होता है? पितरस का निर्माण। अगला लिखो औषधियों का पाचन। औषधियों का मतलब आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हो ना, तो उनका भी पाचन है वो कहां हो रहा है? लीवर द्वारा हो रहा है। औषधि, दवाइयां बोलते हैं ना, औषधियों का पाचन। और एक और लिख लो, एल्कोहल का पाचन। एल्कोहल लेते हैं ना, शराब का सेवन करते हैं, तो शराब है उसका पाचन भी कहाँ होता है? लीवर में होता है। पाचन तो क्या होता है? अवशोषण कर लेता है। वो क्या कर लेता है? अवशोषण। तभी तो हम कहते हैं कि नहीं कहते कि एक व्यक्ति है वो लंबे समय से किसका सेवन करता जा रहा है? शराब का। लंबे समय बाद लीवर क्या होता है? खराब होता है। तुरंत खराब क्यों नहीं होता? होता है। लीवर की जो सेल है वो क्या होती रहती है? डेड होती रहती है। लेकिन लीवर जो है उसकी रीजनरेट की जो क्या होती है, कैपेसिटी होती है, वो सर्वाधिक होती है। कि जैसी सेल क्या हो रही है? डेड हो रही है, वैसी सेल क्या हो जाती है? निर्मित हो जाती है। मतलब वहां की जो सेल है उनमें लगातार, तो जैसी सेल डेड हुई थी वैसी दूसरी बन गई कि नहीं बन गई? तो लीवर जो है उसका रिकवर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने बताया भी था कि सबसे कम जो कैपेसिटी जो होती है वो किसकी होती है? सबसे कम रिकवरी कैपेसिटी किसकी होती है? ब्रेन यानी कि तंत्रिका कोशिका की होती है, न्यूरॉन की होती है। और सर्वाधिक जो पुनर्उद्भवन की जो कैपेसिटी होती है वो किसकी होती है? लीवर की होती है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो कितना क्या करेगा, खुद में रिकवर करेगा, तो अंत में वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। आगे बात समझ में, तो नोट लगा के लिखो। लिखो यकृत की पुनर्उद्भवन क्षमता, यकृत की पुनर्उद्भवन क्षमता सर्वाधिक होती है। रीजनरेट की क्षमता सर्वाधिक होती है। इतनी बात आपको क्या करनी है?
लीवर के बारे में भी याद रखनी है, ठीक है ना। कार्य पूछ लेता है वो कई बार, तो वो वाली बात आपको याद रखनी है कि लीवर क्या क्या काम करता है। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। लीवर की कोशिका क्या कहलाती हैं? हेपेटोसाइट कहलाती हैं। लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलो होता है। कितना होता है? 1.5 से 2। हमारी उदर गुहा उसके दाईं तरफ होता है। संख्या कितनी होती है? 1 होती है। संख्या कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। फिर कार्य की बात करें तो हिपेरिन का निर्माण हो गया। भ्रूण अवस्था में किसका? रक्त का निर्माण हो गया। पितरस का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया किसमें होती है? लीवर में। यूरिया चक्र की प्रक्रिया किसमें होती है? लीवर में। आप जो जहरीले जो पदार्थ ले जाते हो या औषधियां जो ले जाते हो, शराब जो ले जाते हो, उसका जो पाचन है वो भी कहाँ हो जाता है? लीवर में हो जाता है। किस में हो जाता है? लीवर में हो जाता है। ओके, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट। हाँ रुको एक बार, इसमें इसको एक बार तो सेव कर दे इसको। हाँ, प्रेम से ग्रेफिन का बना होता है। सबसे मजबूत क्या होती है? ग्रेफिन होती है, ठीक है ना। प्रेम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेफिन सबसे मजबूत कार्बन का अपरूप होता है। हाँ, तो ये आपके जो होती है ना स्क्रीन वगैरह, जो एलईडी वगैरह, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इसके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। प्रेम से क्यों, ये आप प्रयोग करके बता रहा हूँ। ग्रेफिन जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि जो एलईडी वगैरह की जो स्क्रीन होती है वो सबसे क्या होता है? मजबूत होता है। ऐसे तो पता नहीं तो क्या देगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ चलो अब दूसरा। सेव तो कर दी इसको। हाँ, 2 बार होगा ये, कोई बात नहीं।